कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सर कि एग्ज़ाम की नीड को समझना कि हम किस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं। आजकल क्या होता है कि सिलेबस जैसे क्या होता है, बहुत सारे कोचिंग्स, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स इतने हो गए हैं कि आपको क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। जैसे कि इन्होंने मान लीजिए ये टॉपिक छोड़ दिया था, वो दूसरे टीचर ने एक दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया, तो स्टूडेंट को लगता है कि अरे ये तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इस तरीके से क्या हो रहा है, एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज देर इज इंफॉर्मेशन ओवरडोज। आपको एग्जाम की नीड को समझ के पिन पॉइंटेड स्टडी करनी है। अभी जो आपने क्लिप देखी यही रियलिटी है और यही हम सबके साथ हो रहा है। ठीक है, मैं 1 मिनट का आपको हर एक सब्जेक्ट पे अपना ओवरव्यू दे दूं जिससे कि आपका माइंड खुलेगा और आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश की, फिर मैथ्स की एंड फिर रीजनिंग की। तो सबसे पहले इंग्लिश पे आ जाते हैं। देखिए अब इंग्लिश में क्या होता है कि जैसे मान लो आपको द हिंदू वोकैब कर लेंगे, तो आप यूट्यूब पर डालोगे, आपने यूट्यूब पे डाला द हिंदू वोकैब, तो लाखों आपके सामने वीडियोस आ जाएगी। तो अब आप देखोगे पहली वीडियो में यार ये तो 20 वोकैब करा रहा है, बहुत अच्छी बात है, 20 वोकैब सारी इंपॉर्टेंट वोकैब मैं कर लूंगा आज। कोई देखिए वो 30 वोकैब करा रहा है, यार ये 30 वोकैब करा रहा है, ये तो मैं कर लूंगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब आप एक बात को समझिए, आप 20 वोकैब लिख रहे हैं, आपने एक पेज भरा, ठीक है, पेज भर गया, दूसरी वोकैब लिख रहे हैं, मतलब 20 पेज आपने 20 वोकैब लिख लिख के पेज भर रहे हैं अपने, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, मान लीजिए आपने 20 वोकैब कर ली, क्या आपको 20 की 20 याद रह जाएंगी क्या? बताइए, 20 की 20 याद रह जाएंगी क्या आपको? आपके पास 100 काम है, आपको इंग्लिश भी करनी है, मैथ्स भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, मेंस भी करना है, जीए भी करना है, आप इतना सब कैसे कर लेंगे? आप नहीं कर सकते। आप वोकैब उतनी करिए, मान लीजिए आप 5 से 10 वोकैब करिए, बट आपकी वोकैब जो है, जैसे आपने सुबह न्यूज़पेपर में जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, देखिए जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसकी वोकैब उठाएंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगी, जिससे आपको ये भी समझ में आएगा यार इस वोकैब का ये मतलब था, मैं वो पैसेज पढ़ रहा था, अच्छा तो ये ऐसे रिलेट हो रही है, तो उसका एक सेंस बनता है। आप जो पढ़ रहे हैं उसमें अगर वोकैब आ रही है तो उसका एक सेंस बनता है। ऐसे ही आपने कोई टीचर आके बोलता है, देखिए मैं किसी भी टीचर की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, एक आप एक पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, मान लीजिए मैं इंग्लिश का टीचर, ये मान लो, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं पूरी रिसर्च करके बैठूंगा भाई इंग्लिश के अंदर पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, अब मुझे अपना चैनल ग्रो करना है, मुझे चाहता हूं कि मेरा नाम हो, अच्छा हो, तो मैं क्या चाहूंगा कि इंग्लिश में मैं यूट्यूब पे जो नहीं हो रहा है वो ला दूं, कुछ ऐसा कर दूं जो आज तक नया हो या ज्यादा पढ़ा दूं। तो इससे क्या होगा, देखिए जो इंग्लिश वाला टीचर है वो गलत नहीं कर रहा है, वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही कर रहा है, वो अपने आप को ये चाहता है कि मैं ऐसा कुछ दे दूं बच्चों को जिससे बच्चे 1% भी पीछे ना रहे। सही बात है, हर एक टीचर यही सोचता है कि मैं अपने स्टूडेंट को कुछ ऐसा दे दूं कि वो 1% भी पीछे नहीं रहे। बट आप ये खुद सोचो, इंग्लिश का टीचर अपने इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है आप मैथ्स कितनी कर रहे हो, रीजनिंग कितनी कर रहे हो, जीए कितनी कर रहे हो, वो बस अपना डोमिनेंस इंग्लिश पे रखेगा, क्योंकि उसको अपने आप को इंग्लिश में स्पेशलिस्ट बनाना है। अब आप बताइए, आपको रैंक 1 लाना है क्या? आपको बैंक के अंदर रैंक 1 लाना है? आप रैंक 1 लाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश का सब कुछ पढ़ लो जो इंग्लिश में आता है, बिल्कुल टॉप कर लो। मैं कह रहा हूँ 20 क्या 30 40 वोकैब याद कर लो रोज की, अगर आपको रैंक 1 लाना है तो। अगर आपको रैंक 1 नहीं लाना है, आपको एक जॉब चाहिए, आप खुद ही बताइए, अगर आप बैंक में लग जाएंगे तो क्या आपसे पहला सवाल कोई पूछेगा कि आपका रैंक कितना आया था? यूपीएससी में होता है, यूपीएससी में रैंक का चैनल है, यूपीएससी में पूछते हैं भाई आपका रैंक कितना है। बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, एसएससी में भी नहीं होता ज्यादातर। मैं अभी बैंक की बात करूंगा, मैं बैंकिंग स्टूडेंट हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, क्योंकि आप भी स्टूडेंट है अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मुझे रैंक 1 नहीं लाना तो मैं इतना सब कुछ क्यों करूं? मैं वही लिमिटेड चीजें करूंगा जो कि आपने क्लिप में देखा। हर एक बच्चा इसलिए रह जाता है, वो फोकस नहीं होता, वो ये सोचता है ये भी कर लूं, ये पीडीएफ भी कर लूं, ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर लूं, वो भी कर लूं, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लूं। इसका कोई मतलब नहीं है। आप लिमिटेड पढ़िए बट एग्जैक्ट और सटीक पढ़िए। जैसे आपने देखा, आप खुद ही बताओ, एक न्यूज़पेपर में अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो डेली अगर आप 10 से सॉरी 5 से 10 वोकैब निकाल रहे हैं, मान के चलो आपने 5 से 10 वोकैब निकाली, आपने उसको सुबह कॉपी में लिख लिया बहुत सुंदर तरीके से, आपने एक बार लिखा, जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा उससे रिलेट भी कर लिया, एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो घुस चुका है। दूसरा, आप जब सोने जा रहे हैं या अपनी पढ़ाई खत्म कर रहे हैं, आपने तब उस वोकैब को लिख लिया या वापस से रिवाइज कर लिया, उसको लिखा नहीं, वापस से रिवाइज कर लिया। उससे क्या हुआ, मान लीजिए आपने 5 से 10, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने 10 वोकैब करी थी, तो आपको 10 की 10 तो अभी भी याद नहीं होगी।
फैक्ट है ये, अगर आप 2 बार कर लेंगे तो भी आपको 10 की 10 याद नहीं रहेगी। हो सकता है आपको 7 या 8 वोकैब एग्जैक्ट याद आ जाए, फिर भी आपकी 2 से 3 वोकैब बच जाए। अब ऐसा नहीं है खराब गई, अब क्या होगा, नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे आप वापस से 10 वोकैब लिखेंगे, तो उसके अंदर इस 10 में से कम 1 से 2 वोकैब होगी, तो वो आपकी रिपीट हो गई। अब आप रात को उसको वापस पढ़ रहे हैं, तो ये जो 2-3 थी इसमें से भी 1-2 वोकैब आपकी परमानेंटली आपके माइंड में चली गई। जैसे इम्प्रूव, अब आप बताइए इम्प्रूव को आप कितनी बार रिवाइज करते हैं डेली उठ के, नहीं करते हैं ना, ये आपके माइंड में बैठ चुकी है, घुस चुकी है। इसी तरह से जब आपने पहली बार इम्प्रूव पढ़ा होगा तो क्या आपको उसका मतलब पता होगा, नहीं पता होगा। तो इस तरह से आप डेली कोशिश करिए, कम से कम वोकैब करिए, कम से कम इतनी भी कम मत करो कि मैं 2 ही करूंगा। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई सी भी कंपनी का पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है आप द हिंदू का करें, आपको उसमें जो भी वोकैब मिल रही है पर्सनली उसको नोट डाउन करें। जैसे मान लो मुझे मिली इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल मुझे एक वोकैब मिली, तो मैं क्या करूंगा, इंडिस्पेंसिबल कैसे लिखते हैं ये, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल हमने लिखा, अब मैं क्या करूंगा, गूगल ट्रांसलेट पे जाऊंगा और इसका मीनिंग देख के आऊंगा। इस तरह से मैं करूंगा। पहले मैं कोशिश करूंगा कि भाई उसमें देख लूं, कुछ थीम बना लूं लाइंस में, उसमें मिल रही है तो उससे एक अंदाजा लगा लूं क्या हो सकता है, बाद में मैं गूगल ट्रांसलेट कर लूंगा। ये होता है सही अप्रोच वोकैब को करने का। आप खुद की मेहनत तो करो, एक टीचर ला रहा है बढ़िया, बहुत ही ब्रांडेड टीचर है, अरे भाई बहुत बढ़िया वोकैब ले आया है, मैं सारी कर लूंगा, मैं तो टॉप कर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको एग्जाम में टॉप नहीं करना है, आपको रैंक 1 नहीं लाना है। अगर आपको रैंक 1 लाना है तो आप करिए, आप सारी चीजें करिए, कोई मना नहीं है। अगर आपको एक जॉब चाहिए तो आप एक सेलेक्टेड चीज करिए, पिन टू पॉइंट करिए, ठीक है। ये तो हो गई इंग्लिश की बात। अब आ जाते हैं ऐसे ही मैथ्स पे। मान लो आपको मैथ्स करनी है, अब आप मैथ्स के लिए कोई भी टॉपिक डालेंगे, ठीक है। अब मान लो कोई टॉप टीचर है मैथ्स का, अब वो क्या करेगा, वो सोचेगा मैं क्या नया करा दूं, कितना हाई लेवल बना दूं कि यार बच्चों को लगे इससे हाई लेवल आ ही नहीं सकता, यही बेस्ट टीचर है, इससे बढ़िया तो कोई नहीं पढ़ा रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी को फॉलो करने लग जाऊंगा, उसकी सारी वीडियो देख मारूंगा, मैं सोचूंगा मैं टॉप आ जाऊंगा, रैंक 1 आ जाएगा, मेरा फर्स्ट रैंक आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आपको पहले प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके क्वेश्चन पेपर, उसमें अपना लेवल ढूंढना है, उसको एक बार सोल्व करना है, उसमें देखना है भाई ये चीजें आ रही हैं एग्जाम में, यही आ सकती है, इससे एक लेवल अप हो सकता है। और उसी तरह के टीचर से या उसी तरह का कंटेंट अगर यूट्यूब पे कहीं पढ़ा जा रहा है तो आप उसको फॉलो करो। और ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं अरिथमेटिक सारे ही कर लूँ, तो सारे अरिथमेटिक तो मुझे भी नहीं आते हैं, सारे टॉपिक तो मुझे भी नहीं आते हैं। मैं एज अ कंटेंट का टीचर हूँ, कंटेंट डेवलपर हूँ, सारे पॉइंट मुझे भी नहीं आते हैं अरिथमेटिक के। तो भाई आप क्यों करोगे, और अगर आपको करना है तो आप फर्स्ट रैंक ले आओ, अगर आपको सारे करने हैं तो आप वो ही करो। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने अभी तक जितने भी आपने सेल्फ गिवन एनालिसिस दिए हैं, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया है कि भाई प्रॉफिट लॉस आता ही आता है, तो मैं क्यों ना मैं पहले प्रॉफिट लॉस कर लूँ। अगर मैं एक बिगिनर हूँ या मेरे को काफी टाइम हो गया, मेरे से बैंक का एग्जाम नहीं निकल रहा, तो मैं क्यों ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रोज करूँ, बजाय उसके कि भाई सारे अर्थमेटिक कर लूँ। क्यों कर लूँ मैं, क्योंकि मुझे पास टाइम ही नहीं मिलता। मैं 5 से 6 अर्थमेटिक अगर किसी भी प्री में बना दूं तो मैं टॉप कर जाऊं, मतलब उस प्री के अंदर टॉप कर जाऊं, पक्का सिलेक्शन हो जाए। अगर मैं सारी चीजें मिसलिनियस करने के बाद अगर मैं 5 से 6 अर्थमेटिक बना लूँ ना, तो कोई नहीं रोक सकता मुझे प्रीलिम्स पास करने से मैथ्स के अंदर। क्लियर है, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, ठीक है। दूसरा मैंने कर लिया वर्क एंड टाइम, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आते ही आते हैं। तीसरा मैंने कर लिया एवरेज, एवरेज जरूर आएगा एग्जाम में। चौथा मैंने कर लिया रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन बहुत आता है। पांचवा मैंने कर लिया पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बहुत आती है, ठीक है। छठा मैंने कर लिया, कौन सा था छठा बोट एंड स्ट्रीम कर लिया। ये टॉपिक ऐसे हैं, आप कोई सा भी प्री उठा लो, किसी से भी पूछ लो अपने भाइयों बहनों से, ये क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपको प्री में। 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं अर्थमेटिक के, कभी कभी 15 दे देता है। तो 10 के अंदर से ये टॉपिक ना हो तो मैं आज ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये टॉपिक जरूर आते हैं। अगर आपकी 6 टॉपिक पे कमांड है, मतलब ऐसा कि आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बना लें जल्दी से, और प्री में बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल ही कंसेप्ट, मतलब कह सकते हैं आप एक तरह से फ्रेम करे हुए क्वेश्चन आते हैं, उसी लाइन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं होता, बट डिजिट चेंज होती है। एक उन्होंने पैटर्न फिक्स कर रखा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, वही वो डालते हैं प्री में, क्योंकि उनको भी पता है भाई हमारे को मैथ्स का टीचर थोड़ी ना चाहिए, आपको मैथ्स में पीएचडी थोड़ी ना करानी है उनको बैंक में बैठ के, ठीक है। उनको चाहिए आपको नॉर्मल मैथ्स आती हो, कैलकुलेशन आता हो। क्लियर है बात, ठीक है। अब रीजनिंग पे चलते हैं। रीजनिंग में क्या है भाई, देखो अब रीजनिंग में क्या होता है भाई, रीजनिंग आई, ओहो रीजनिंग आ गई है, अब इतना खतरनाक ब्लड रिलेशन बना देंगे, इतना खतरनाक, बच्चों को आ ही नहीं रहा आगे क्या आएगा इसका,
मामा बनेगा, पापा बनेगा, क्या बनेगा पता ही नहीं चल रहा। क्या मतलब है ऐसा ब्लड रिलेशन करने का? अभी आया था ब्लड रिलेशन, बिल्कुल सिंपल ब्लड रिलेशन था, कुछ भी नहीं था उसमें। तो ब्लड रिलेशन अगर आप पहले आप देखो आप टारगेट कौन से एग्जाम को कर रहे हो। आप प्री को कर रहे हो तो क्या प्री का लेवल आपको मिल रहा है? अब मैंने कहीं मॉक दिए हैं, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे मॉक दिए हैं, उसमें ऐसी पजल आ गई, ऐसी ट्रिकी पजल आ गई, उसमें ही मुझे 7 मिनट लग जाते हैं। जबकि मैं रीजनिंग में टॉप करता हूँ हर एक एग्जाम में। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है देख लेना, टॉप करता हूँ, सारे क्वेश्चन करता हूँ, 35 आते तो 35। हाँ हाँ, मीनिंगफुल वर्ड, कुछ एक क्वेश्चन जो नहीं करने चाहिए वो नहीं करता हूँ, बट सारे करता हूँ। मार्क्स भी मेरे टॉप के आते हैं, विद प्रूफ मैंने अपनी वीडियो में दे रखा है। तो भाई मैंने ये सब थोड़ी ना करा, मैंने ट्रिकी आती पजल छोड़ देता हूँ। क्यों करूँ मैं ट्रिकी पजल? जब मेरी डिमांड ही नहीं है, एग्जाम मुझसे मांग ही नहीं रहा है कि आप मुझे ट्रिकी पजल्स बना के दो, तो मैं क्यों करूं? पजल्स आती हैं, हार्ड हार्ड आती हैं, मैंने माना, बट वो आती है लैंग्वेज बेस्ड हार्ड हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, इस तरह से हो गई। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आप वो हार्ड भी बना लेंगे उधर। और मत बनाओ ना हार्ड, आप क्वेश्चन ही कम कर लो। 35 क्वेश्चन है, आप तो कर लो भाई 25 ही क्वेश्चन कर लो, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो रीजनिंग के बहुत बड़े टीचर्स हैं वो भी अटेम्प्ट 26 करके आ रहे हैं, जाके देख लेना उनका सेल्फ गिवन एनालिसिस। सिर्फ रीजनिंग में उनसे 26 क्वेश्चन हुए हैं। अब उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, या तो वो एनालाइज कर रहे होंगे पेपर को, कोई भी रीजन हो, बट उनसे ही अगर 26 हुए हैं तो भाई तुम क्यों 35 करोगे? अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो आप भी तो कम करोगे। क्लियर है बात? देखिए माइंडसेट अपना क्लियर रखिए, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पता होना चाहिए। कॉपी भरने से, रफ पेपर भरने से कोई मतलब नहीं है। आप सटीक पढ़िए, लेवल क्या डिमांड कर रहा है, आप कौन सा पेपर देने जा रहे हैं उसकी डिमांड करिए। अब आते हैं मेंस लेवल पे। आपने सोचा भाई मेंस लेवल की रीजनिंग है, ऐसी कोई 4 डायग्राम बना दिए उन्होंने, ये लो भाई रीजनिंग में 4 डायग्राम है, अब इसमें पजल बिठाओ। तो भाई ऐसी पजल आती नहीं है एग्जाम में, और आएगी भी तो हम क्यों करेंगे? हमको डॉक्टर ने थोड़ी ना कहा कि भाई आपको सारी पजल करनी है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हम क्यों करेंगे भाई? हैं? हम क्यों करेंगे सारी पजल? बताइए। हम नहीं करेंगे, हम वही करेंगे भाई जो सर्कुलर आएगी, अंदर बाहर देख रहे होंगे, वो हमसे बन जाती है, हम वो उसमें खुश हैं, हम वो कर लेंगे। हम भले उसमें 5 नंबर आ जाए एक पजल में, बाकी मिसलेनियस कर लेंगे। हमें भाई कट ऑफ निकालनी है रीजनिंग में। आपको 20 मार्क्स अगर आप रीजनिंग में ले आते हैं IBPS PU मेंस में, बहुत है। 20 मार्क्स आप रीजनिंग में ले आइए, बहुत है। और 20 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं तो आप कम ले आइए, कोई बात नहीं। आपके ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट मिला के अभी वैकेंसीज भी जाता है, आराम से क्लियर हो जाएगा। आप लेवल को जज करिए, लेवल क्या कहता है, प्रीवियस ईयर का लेवल क्या कहता है। और जो भी मैं मेमोरी बेस्ड पेपर बनाते हैं वो भी एग्जैक्ट लेवल नहीं बता पाते हैं, कई बार उसमें भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो एग्जैक्ट लेवल क्या आता है वो तो जब आप एग्जाम देंगे जब पता चलेगा। जिन्होंने दिया आप उनसे डिस्कस करिए, उनसे पूछिए। तो ये था पूरा मेरा, ये सेशन लाने का मेरा मतलब ये था कि मैं आपको पहले ये बता दूं कि भाई अपन को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं इसके अंदर मैं क्या लेकर आया हूँ। देखिए मैं इसके अंदर टोटल मेरे पास 7 ही वोकैब है, मेरे को भाई मिले ही नहीं। मैंने कहा भाई मैं वोकैब मैं क्या करता हूँ, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, आप कोई सा ही पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, तो भाई मुझे पहले मैं न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर खुला तो मैं पहले अंडरलाइन कर लेता हूँ कि भाई ये वोकैब अच्छी है, ये मुझे मतलब देखना है बाद में, बट मैं उस टाइम नहीं देखता हूँ। मैं उस टाइम तो उसके आसपास की लाइन पढ़ के सेंस लगा लेता हूँ। अब आप खुद देखिए, अभी RC आया था जिसने भी SBI क्लर्क दिया, ठीक है, अभी अभी मैं आपको एक लाइव प्रूफ दे देता हूँ। जैसे आपने SBI क्लर्क दिया, RC आया था, उसमें अपशॉट आ गया। अब आप बताइए कितनों ने अपशॉट पहले पढ़ा हुआ था, ये बता दो। किसी ने भी नहीं। 90% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपशॉट पढ़ा ही नहीं था कभी लाइफ में। आ गया ना, क्या कर लोगे? अगर आपने 20 वोकैब रोज की कर रखी है तो भी आप इसको नहीं कर सकते, बाई चांस तुक्का लग गया तो वो लग गया। अब अपशॉट आप कैसे पता लगाओगे? आप उसकी लाइन्स पढ़ रहे थे, ठीक है, एग्जाम में हमने लाइन्स पढ़ी थी, उसके हिसाब से आपने लगाया था आंसर उसका अपशॉट का। ठीक है, फ्लो लिखा आ गया। फ्लो तो भाई बहुत ही इजी वर्ड है, सबको ही पता है, फ्लो मतलब बहना। अब बट वहां पे RC की डिमांड कुछ और थी, वहां पे बहना कुछ था ही नहीं ऐसा ऑप्शन। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अगर आपने भाई सीधा रट्टे मान रखे हैं इंडिस्पेंसिबल का मतलब ये होता है, तो आप तो भाई आप तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं वो। तो हमेशा वोकैब अगर आप करें तो वोकैब का सही सटीक ये होता है तरीका, आप पहले उसकी लाइन से पहले पता लगा लें विदाउट गूगल ट्रांसलेटर। आपको एग्जाम में गूगल ट्रांसलेटर नहीं मिलता है इसलिए, तो उससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा भाई ये हमारा वोकैब है। अब आप जाके उसका एग्जैक्ट मीनिंग देख लो तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इस तरह से अगर आप वोकैब करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्लियर है? अच्छा, ठीक है, तो मेरे को भाई क्या हुआ, मेरे को 7 वोकैब भी मिली। अब मैं सोचूं यार मुझे वीडियो बनानी है, 20 वोकैब तो स्टूडेंट को दिखानी ही पड़ेगी, नहीं तो सोचेंगे यार मजा नहीं आया, कम वोकैब थी, मन नहीं करा। बट अब मेरे को मिली ही 7 यार, अब 7 से ज्यादा है ही नहीं न्यूज़पेपर, मैं अपने मन से थोड़ी ना बना दूं। ठीक है, तो मैं 7 ही करूंगा, मैं उसी में खुश हूँ, बट मैं रोज करूंगा।
रोज करोगे तभी फायदा मिलेगा। आज कर ली, अब आप एक ही दिन जिम गए, एक ही दिन आपने बहुत सारी 10 घंटे जिम कर ली, कल या तो बचोगे नहीं या जा नहीं पाओगे, या उसके बाद जिम में मन ही नहीं करेगा जाने का। तो माइंड पे उतना ही प्रेशर दो, क्योंकि आप देखो, आप इंग्लिश के टीचर थोड़ी ना, अब इंग्लिश का टीचर होगा वो तो इंग्लिश पे ही पूरा वर्क करेगा। आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, आपको मैथ्स भी पढ़नी है, आपको जीए भी करनी है, डिस्क्रिप्टिव भी करना है, कितना कुछ करना है, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए उतना पढ़ो जितना आप कर सको। क्लियर है? चलिए अब अपने सेशन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं द हिंदू वोकेबलरी। उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरा बहुत बड़ा लेक्चर नहीं लगा होगा, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली होगी। ठीक है, लाइक कर दीजिए अगर कुछ आपको इसमें अपना बेनिफिट लगा हो, आपको कुछ आपका माइंडसेट क्लियर हुआ हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो और भी ग्रुप में, जिससे कि मुझे लगे कि मुझे ऐसी वीडियोस और लेकर आनी है। अगर वीडियोस में व्यूज़ और लाइक्स बढ़ते हैं तो मुझे भी लगता है मेरी बात का कुछ मतलब है, किसी को मेरी बात से बेनिफिट हो रहा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड अपना है इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? परम आवश्यक, मतलब बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए ये कैसे आया था, मैं आपको अभी अब भैया अब से ऐसे मैं आपको बता दूंगा ये है, इसका मतलब ये है, ये तो आप खुद भी कर लोगे, वीडियो क्यों देख रहे हो, खुद भी कर लो भाई। इंडिस्पेंसिबल का मतलब गूगल ट्रांसलेट में डालो और देख लो। मतलब मेरे को मतलब ये नहीं है, मेरे को मतलब ये है मैं आपको कुछ समझा के जा सकूं। देखो, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या आया था, लाइन आई थी, यूएस जो है ना, अभी यूएस के कोई ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर आए थे हमारे इंडिया में, तो उन्होंने कहा था भाई इंडिया के साथ हमारे डिस्पेंसेबल रिलेशन है, या डिस्पेंसेबल है इंडिया हमारे लिए ट्रेड के लिए, तो ये एब्सोल्यूट नेसेसरी है, बहुत जरूरी है इंडिया हमारे लिए। तो वहां से मैं समझ गया था इंडिस्पेंसेबल का मतलब ये हो गया कि कुछ जरूरी इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, सेंस मैंने लगा लिया, फिर मैंने जाके गूगल ट्रांसलेटर पे देखा तो मुझे पता चला एब्सोल्युटली नेसेसरी, बिल्कुल मेरा सेंस सही था। ठीक है, तो इससे आपको पता लगता है कि आपका सेंस क्या कह रहा है, आप सही वे में तो जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब आप समझ लेना, इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, उसका मतलब होता है परम आवश्यक, एब्सोल्यूट नेसेसरी। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वोकैब पे बढ़ते हैं। और ये सारी वोकैब ऐसी है, आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको जरूर मिलेगी ये वाली वोकैब। ऐसा नहीं है मैं अपने मन से कोई भी हार्ड वोकैब निकाल के ले आऊं कि यार ये हार्ड वोकैब है, किसी दिन नहीं पढ़ी होगी, आज पढ़ा देता हूँ, स्टूडेंट बोलेंगे वाह क्या वोकैब करा दिए। ठीक है, रप्चर्स, रप्चर्स आपने हो सकता है पहले सुना हो। रप्चर्स का मतलब मुझे भी पता था, कुछ नेगेटिव होगा, कुछ खराब करना होगा, तो इसका मतलब वही होता है टूटना, ब्रेक और ब्रश सडनली। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा था उस एडिटोरियल में कि भाई जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन था पहले, उन्होंने हमारी जो भी ट्रेड थी, जो भी चीज़ें थी, उनको रप्चर कर दिया, मतलब उनको खराब कर दिया, उनको तोड़ दिया। ठीक है, तो वो अच्छे से नहीं था, तो उसको हम सही करेंगे, ऐसा उनका कहना था, यूएस से जो मिनिस्टर है। क्लियर है? ठीक, तो रप्चर का मतलब आप समझ गए, टूटना, ब्रेक और ब्रश सडनली। नेक्स्ट आते हैं एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंटागोनिस्टिक। अच्छा, मैं आपको जो जो चीजें मुझे लगेगी ना इंपॉर्टेंट है मैं बताते जाऊंगा। जिसके पीछे आईसी लगा हो तो वो आपका एडजेक्टिव होता है, और जिसके पीछे एबल लगा हो वो भी आपका एडजेक्टिव होता है। ये देखो एबल लगा है ना, तो ये भी एडजेक्टिव है, और यहाँ पर क्या लगा है, आईसी, तो ये भी आपका एडजेक्टिव है। तो एंटागोनिस्ट का मतलब हो गया विरोधी, आपका एनिमी। ठीक है, आपका विरोधी, उसको हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या करता था, मैं जब वोकैब याद करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी चीजें आ रही हैं उसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ सकूं। जैसे एंटागोनिस्ट, तो मैं अपना विरोधी ढूंढ सकूं। ठीक है, अच्छा, मेरी जो फैशन बुटीक की लाइन है, ठीक है, तो उसके अंदर मेरे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो उनको मैं एज अ एंटागोनिस्ट सोचता हूँ, विरोधी सोचता हूँ कि मुझे उनसे आगे निकलना है। तो इस तरह से अगर आप अपनी रियल लाइफ में अपने इन वर्ड्स को जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, और आपको हमेशा लॉन्ग टर्म वो याद रहेगा। तो एंटागोनिस्ट हो गया विरोधी। नेक्स्ट आते हैं रीइंस्टेट। रीइंस्टेट का मतलब क्या होता है, आप उस चीज को वापस से स्थापित कर रहे हैं, वापस से रिस्टोर कर रहे हैं, उसको कहते हैं रीइंस्टेट। जैसे आपने रिफिल पूरी खाली कर ली, अब आप रिफिल को वापस भर रहे हैं, इसको भी आप रीइंस्टेट कह सकते हैं। या कोई भी चीज आपने बिगाड़ दी या तोड़ दी, मान लीजिए आपने फ्रेंडशिप तोड़ दी, तो आप उसको वापस से जोड़ रहे हैं, तो उसको भी आप रीइंस्टेट में कह सकते हैं, रीइंस्टेट कर सकते हैं। अच्छा, ये वोकैब इतने जरूरी हैं, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव है तो आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो वहां पर कोई भी ऐसी बात आई, जैसे कोई भी सोशल इशू आ जाता है, तो आप वहां पे रीइंस्टेंट का यूज कर सकते हैं, हमें ये चीज पुनः स्थापित करनी चाहिए, या ये चीज अपन को वापस लेकर आनी चाहिए, ये पॉलिसी वापस लेकर आनी चाहिए। तो रीइंस्टेंट एक ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आप इस तरह से याद करिए कि भाई मैं इसको यूज कैसे कर लूंगा। अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे ना वर्ड की, जैसे आपको एक चीज मैं बताता हूँ, मान लो आपने नीचे जमीन पे गुटखे का पैकेट पड़ा हुआ देखा, ठीक है,
तो अब आपके लिए तो वो यूजलेस है भाई, गुटखे का पैकेट पड़ा है, मैं क्या यूज करूंगा। बट आपको पता हो बचपन में क्या होता था, ऐसे गुटखे के पैकेट ठोक ठोक के ना हमें ना ऐसे कारपेट बना देते थे। बहुत छोटी बात है, बहुत पहले की बात है, आजकल लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप गुटखे के पैकेट को ऐसे जोड़ोगे ना और पत्थर से ठोकोगे तो एक चटाई सी बन जाएगी। तो अगर आपको इसका मतलब पता होगा चटाई बन जाती है, तो आप ये गुटखे का पैकेट हो सकता है उठा लो, ठीक है। ऐसे इस तरह से मैं आपको एक क्या कहते हैं फील बना रहा हूँ, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने रीइंस्टेंट का मतलब ढूंढा तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी पता लग जाएगी। तो हर एक मतलब का इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में और आप किस जगह उसको यूज कर पाएंगे उसका मतलब आप ढूंढो, तो आपको वो वर्ड हमेशा याद रहे। चलो नेक्स्ट, स्टीर। स्टीर मतलब क्या होता है, स्टीयरिंग, सिंपल सा मतलब है स्टीर। स्टीर को मैं इसलिए लेकर आया, मैं इसका एग्जैक्ट मतलब जानना चाहता था कि भाई स्टीर, हाँ ठीक है स्टीर बहुत बार सुना है, पर एग्जैक्ट मतलब क्या होगा। एग्जैक्ट मतलब ये होगा कि आप किसी चीज को गाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसका मतलब होगा स्टीर। जैसे कि आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो आप उसको गाइड कर रहे हैं, उसको स्टीर कर रहे हैं। या आप कोई चीज चला रहे हैं, जैसे आप अपनी फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं अपनी निर्मला सीतारामन जी, वो अपनी फाइनेंस अपनी इकोनॉमिक को चला रहे हैं तो वो स्टीर कर रहे हैं। तो इस तरह से स्टीर का मतलब आ सकता है, और स्टीर एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप उसको हर एक चीज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुल्स। अब देखिए मुल्स, मुल्स का मतलब क्या होता है। मुल्स आपने हर बार आपने अगर आप एडिटोरियल या फिर आप हेडलाइंस भी पढ़ते हैं तो मुल्स बहुत बार आता है। मुल्स का मतलब होता है विचार करना। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि यार हम ये कर सकते हैं, आगे ये कर देंगे, हम इस तरह से चलेंगे। जैसे आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं, अब हम वोकैब इस तरह से करेंगे। आप एक कुछ चीज़ को आप थिंक कर रहे हैं बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छी तरह से किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप वहाँ पे मुल्स यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, मुल्स आप एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेवेंथ पे आते हैं एम्पेरिल्स। एम्पेरिल्स क्या होता है, लास्ट वोकैब है, इसके बाद हम फ्रेजल वर्ब करेंगे। मैं फ्रेजल वर्ब भी लेकर आया हूँ। अब फ्रेजल वर्ब क्यों लाया हूँ, फ्रेजल वर्ब ऐसी चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी। एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, पूरा 5 का सेट आता है, 5 नंबर पूरे खा जाता है आपके। अगर आप इसमें से 2-3 पे तुक्के भी मारते हो तो 1-2 गलत हो जाते हैं। तो फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब होता है अलग, लगता है अलग, ठीक है। चलिए, एम्पेरिल्स का मतलब क्या होता है, संकट में डालना। आप किसी भी चीज को संकट में डाल रहे हैं, जैसे कि आप सारी चीजें मतलब वोकैब आप 30 से 40 रोज की कर रहे हैं, एक ही बार पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं है, कॉपी भर रहे हैं, तो आप अपना फ्यूचर संकट में डाल रहे हैं, एम्पेरिल्स कर रहे हैं आप अपने फ्यूचर के साथ। तो संकट में डालना, पुट इन जियोपार्डी। जियोपार्डी में इसलिए वर्ड लेकर आया क्योंकि जियोपार्डी भी कई बार फिलिंदा ब्लैंक्स में आ जाता है भरा हुआ, ठीक है। और जियोपार्डी का भी मतलब आपको पता होना चाहिए, कुछ भी चीज खराब करना, खराब कर देना, ठीक है। जैसे आप जियो पार्टी को ऐसे भी याद रख सकते हो, जियो ने आके सबकी मोबाइल की जो हैबिट थी वो खराब कर दी, अब पूरा दिन लोग फोन में लगे रहते हैं, तो जियो पार्टी भी आप ले सकते हैं। पुट एट रिस्क ऑफ बीइंग हार्म्ड, इंजर्ड और डिस्ट्रॉय। क्लियर है, तो ये थे 7 वोकैब। उम्मीद करता हूँ सातों वोकैब आपको अच्छे लगे होंगे और आपने जरूर ये पढ़े होंगे। पढ़ा हुआ चीज ही आप पढ़े तो आप रिलेट अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है, ये द हिंदू एडिटोरियल में से भी है और अलग अलग बिजनेस न्यूज में से और अलग अलग चीजों में से मैंने ये वोकैब लिए हैं, ठीक है। सब जेन्युइन है, सभी ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम में आ सकते हो, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे आ जाते हैं। अब देखिए फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 का सेट आता है, आपको ये जरूर करने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, 5 ही फ्रेजल वर्ब लाऊंगा रोज की। देखो ज्यादा करने से मतलब नहीं है, ऐसे तो पीडीएफ पड़ी है 150 की, 200 की, 250 की, 250 फ्रेजल वर्ब ले जाओ। पर क्या मतलब है 250 फ्रेजल वर्ब ले जाओ, रोज की 5 करो, रिवाइज करो, 5 करो, रिवाइज करो, 5 नहीं हो रही 2 करो, रिवाइज करो। मैं तो कह रहा हूँ 1 करो, रिवाइज करो। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टिव है, ऐसा नहीं है ज्यादा है। मैं 150 कोशिश करूंगा, मैं 150 करा दूं सेलेक्टिव, जो एग्जाम में आई हुई है और जो आ सकती है। इंपॉर्टेंट है, हर जगह से मैंने रिसर्च करके निकाली है। हर पीडीएफ में जो कॉमन मिले ना मेरे को कि यार ये हर पीडीएफ में, तो वो कैब मैंने सॉरी वो फ्रेजल वर्ब मैंने जरूर निकाली है। तो इसको जरा ध्यान से देखना, 5 है, याद करने की कोशिश कराऊंगा किस तरह से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली हमारी फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप। अब देखिए एक्ट अप क्या होता है, एक्ट अप होता है बिहेव और फंक्शन इम्प्रॉपरली। अब ये मेरे एग्जाम में आया हुआ है, जी हाँ, ये मेरे आईबीपीएस पीओ प्री में आया था। एक्ट अप, इस तरह से क्वेश्चन आया था एक्ट अप, ठीक है। या तो आईबीपीएस पीओ प्री में आया था या उससे पहले वाले एग्जाम में आया था। तो एक्ट अप का मतलब ये होता है कि है ना, कि आप कोई मशीन के लिए, ये ज्यादातर मशीन के लिए यूज होता है, वैसे तो उस टाइम मशीन के लिए आया था। तो मशीन में क्या हुआ था, वो सही काम नहीं कर रही थी मशीन, तो वहां पे डैश डैश दे रखे थे और वहां पे ऑप्शन में एक एक्टिव भी था, तो मैंने एक्टिव लगाया था। तो एक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई भी मशीन खराब काम कर रही है, वो अब काम नहीं कर रही है, अब वो थोड़ी सी डैमेज हो गई, खराब हो गई। तो एक एग्जाम्पल भी मैं लाया हूँ, यू मस्ट टेक योर कंप्यूटर टू द रिपेयर शॉप एज इट एक्टिंग अप। इसका मतलब ये है, अगर आपका कंप्यूटर खराब हो जाए तो उसको जरूर लेकर जाएं अपने किसी भी कंप्यूटर रिपेयर शॉप। क्लियर है, एक्ट अप का मतलब क्या होगा, देखिए एक्ट अप लगता है एक्ट ऊपर जा रहा है, बट एक्ट तो खराब हो रहा है, यहाँ पर आएगा इम्प्रॉपरली। तो ये होती है फ्रेजल वर्ब, बिल्कुल ही अपोजिट मीनिंग निकाल के रख देती है और बंदा यहाँ पे नेगेटिव मार्क ले आता है।
तो एक्ट अप का मतलब हो जाएगा कि आप इम्प्रॉपरली काम कर रहे हैं या कोई मशीन के सेंस में जनरली आता है। नेक्स्ट है हमारा एड अप। अब देखिए एड अप का मतलब क्या होता है, मेक सेंस और कैलकुलेट आसम। एड अप का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी बात का कोई सेंस निकल सके, कोई बात आप रिलाई कर सके, इम्प्रैक्टिकल ना हो, प्रैक्टिकल हो। द स्टोरी ऑफ द मिनिस्टर डज नॉट एड अप, ही इज कंप्लीटली राइट। अब देखिए इसकी जो स्टोरी है वो कोई सेंस नहीं दे रही है, वो प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं। जैसे मिनिस्टर कह रहा है कि यार मैं तो है ना कल बादलों में सो रहा था इसलिए मैं आ नहीं सका पार्लियामेंट में। अब ये तो हो गई इम्प्रैक्टिकल बात, बादलों में कोई कैसे सो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, ही इज कंप्लीट लाइंग, वो कंप्लीट झूठ बोल रहा है, वो एड अप कर रहा है। एड अप का मतलब आप अपने झूठ को छुपाने के लिए कोई चीज ऐड अप कर रहे हो, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ऐड अप, आप कुछ चीज ऐड कर रहे हो अपने झूठ के ऊपर, तो उसको आप छुपा लोगे, बट वो मेक सेंस दे रही है या नहीं दे रही है ये डिपेंड करेगा आपकी बात के ऊपर। क्लियर है। नेक्स्ट आस्क डाउट। अब देखिए आस्क आउट क्या होता है, हाँ हाँ एक चीज और बता दूं, ये जनरली सेंटेंस में यूज हो सकता है आस्क डाउट। जैसे यहाँ पे कुछ वोज लगा हो, हैव लगा हो, हैड लगा हो। देखिए आप बेस फॉर्म समझिए, हो सकता है थर्ड फॉर्म में आ जाए, आईएनजी में आ जाए, किसी में भी आ सकता है। आप इसकी बेस फॉर्म याद रखो, आस्क आउट, ऐसे ही ऐड अप, ये सब बेस फॉर्म है, इनको याद रखो। ये थर्ड फॉर्म में भी आ सकती है, आईएनजी में भी आ सकती है, तब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होगा। बट अब बेस फॉर्म याद रखो, आस्क आएगा उसके साथ आउट आएगा, तो क्या कहना है देखो, अब आस्क आउट, आस्क मतलब बोलना, आउट मतलब बाहर निकालना। तो आप अपनी बात बाहर निकालो, बाहर कब निकालोगे, आप बाहर निकालो टू इनवाइट समवन टू अ सोशल इवेंट और स्पेशल ओकेजन। जैसे इसको आप कह सकते हो, आप किसी को डेट पे ले जा रहे हो, तो आप लड़की को अगर डेट पे ले जाना चाहते हो तो आपको आस्क आउट करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, बिना बोले तो वो आएगी नहीं, बोलना तो पड़ेगा। तो इसलिए आपको इनवाइट करना पड़ेगा। तो आस्क आउट का मतलब हो गया इनवाइट करना, बेसिकली इसका मतलब मुझे होता है डेट पर बुलाना, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको कह सकते हो। व्हेन रिया आस्क्ड मी आउट फॉर द पार्टी, जब रिया ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं, बुलाया उन्होंने मुझे पार्टी पे, तो आई हैड टू डिनाई, मैंने मना कर दिया, आई वॉज बिजी, ठीक है, क्योंकि मैं बिजी हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ बना रहा हूँ और वोकैब ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैंने मना कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क अराउंड। अब देखिए आस्क और फिर अराउंड, आस्क मतलब बोलना, अराउंड मतलब एक ही चीज, जैसे अराउंड मतलब ये आप गोला मान लीजिए, आप एक ही चीज बोल रहे हैं बार बार, भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, एक ही सवाल, कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, एक ही सवाल। अटेम्प्ट 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 कितने थे, इंग्लिश में कितने थे, एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, तो उसको आप कह देंगे आस्क अराउंड, एक ही बात। ये बात आप याद रखना, जब भी कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपसे कोई अटेम्प्ट पूछे तो आप कभी यार ये आस्क अराउंड कर रहा है, ये मेरे से एक ही सवाल बार बार पूछ रहा है, तो ये होता है यूजेस, रियल लाइफ में यूज करेंगे तो वो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रह जाएगी। एज मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन, आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को आप बहुत सारे लोगों से बोल रहे हो। जैसे आई आस्क अराउंड बट नोबडी वाज सीन माय वॉलेट, मैं सबसे पूछ रहा हूँ तूने मेरा लैपटॉप सॉरी वॉलेट देखा, तूने मेरा वॉलेट देखा, आपने मेरा वॉलेट देखा क्या, सब कह रहे हैं नहीं भाई हमने नहीं देखा। तो मैं एक ही क्वेश्चन बार बार कर रहा हूँ, तो मैं आस्क अराउंड कर रहा हूँ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं। तो ये रही आज की लास्ट फ्रेजल वर्ब, आस्क ओवर, ठीक है। आस्क ओवर, एक था आस्क आउट, आस्क आउट का मतलब ये है आप किसी को पार्टी में इनवाइट करें या आप किसी को डेट पे ले जाएं। अब आस्क ओवर का मतलब क्या है, ये डिफरेंस आपको सीखना है, ये डिफरेंस आता है। अब ऑप्शन में दोनों चीजें होंगी, एक जगह होगा आस्क आउट, एक जगह होगा आस्क ओवर। आस्क ओवर का मतलब होता है इनवाइट टू वंस होम, ठीक है, इनवाइट टू वंस होम, आपने किसी को घर पे बुलाया। वी शुड आस्क ओवर रीटा एज शी इज अलोन इन हर होम, मतलब रीटा घर पे अकेली थी तो आपने कहा आप हमारे साथ रह लीजिए, कंपनी ले लीजिए, अकेले घर में रहना जनरली ठीक नहीं माना जाता है। इस तरह से उन्होंने कहा कि आप हमारे घर पे आइए, इसलिए उन्होंने आस्क ओवर, ओवर मतलब किसी के ऊपर। देखो आप ऐसे ओवर को ऐसे समझो, ओवर मतलब क्या होता है किसी के ऊपर, तो आप अपने घर के ऊपर बुला रहे हैं इसलिए आपने आस्क ओवर का, तो आप इस तरह से इसका सेंस लगा सकते हैं, ऊपर, आस्क ऊपर, ठीक है। तो आप अपने घर में बुला रहे हैं, आप अपने ऊपर बुला रहे हैं, इसलिए ओवर आएगा। और रीटा को आपने कहा कि अगर आप घर में अकेले हैं तो आप हमारे साथ आ जाइए, आप कंपनी ले लीजिए, आपको अकेलापन महसूस नहीं। इतनी सी बात है। ये थे हमारे 5 फ्रेजल वर्ब। आज आउट का मतलब हो जाएगा आप बाहर जा रहे हैं, आउट से आप समझ सकते हैं बाहर जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, किसी को डेट पे बुला रहे हैं कहीं भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे 5 फ्रेजल वर्ब, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब थे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इस तरह की वीडियो और लाता रहूं। जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।